हेलो एवरीवन। आइए शुरू करते हैं आज का 10th सीरीज इंग्लिश में अगला क्लास है। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सीखा था कि जो इंग्लिश का ग्रामर का ट्रांसलेट करने का जो बेसिक रूल होता है वो क्या होता है। और एज यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको कुल मिलाकर के 6 फार्मूले बताए थे कि अगर आप ये रट लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका वाक्य साधारण वाक्य है तो आप पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वहीं पर अगर आपका वाक्य निगेटिव है, ऐसे वाक्य जिसमें नई शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिसका उत्तर हम हाय नहीं में दे सकते हैं, इट मीन्स कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जो रूल नंबर 4 था वो ये था कि अगर कभी भी प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, इट मीन बेटा कि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे इफ एनीबॉडी आस्क यू क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हैं, क्या क्या जो शब्द है प्रश्नार्थक शब्द है, ये वाक्य के बीच में आया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं समोसा खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ। यू कैन नॉट रिप्लाई दिस क्वेश्चन इनटू यस या नो। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं, फिर वर्ब करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। नंबर 5 क्या है कि अगर आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, वो प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और बीच में नई शब्द आ जाता है, जिसे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, तो इट ऑलवेज रिमेंबर अ पॉइंट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी मेनी टाइम्स कि बेटा अगर कभी भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको एक साथ मिलते हो तो हमेशा जो नॉट होता है वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा। बेसिक तौर पे जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, बट जब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात होती है बच्चों तो नॉट कहां लगता है। आपको से ध्यान रखिएगा कि नॉट जो होगा वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा। तो अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो नंबर 5 ये कहता है पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नंबर 6 ये कहता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें नहीं भी है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो ऐसे में प्रश्नवाचक शब्द को हम पहले करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये 6 फार्मूले आपको याद हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ सकते हैं, और इनको याद करें, मैं कई बार इसको बता चुका हूं। आइए बच्चों देखते हैं, आज टुडे वी आर गोना टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, आप ये तो जान ही रहे हैं कि जो हमारा टेंस है ये बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको शुरू करने से पहले हम ये तो जान लेते हैं कि भैया इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए बच्चों, टेंस का जो बंटवारा है वो काम के आधार पर और समय के आधार पर है। इंडिफिनिट किसी में आ जाए, प्रेजेंट में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए या पास्ट में आ जाए, तो इंडिफिनिट ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा या उसको काम करना आता है, वो काम करता था पर वो काम कर नहीं रहा प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो ऐसे में मैं बोलना जानता हूं, अभी मैं क्या बोलूंगा, ये काम तो शुरू नहीं हुआ है, तो ये इंडिफिनिट हो गया। अब जो वो काम किसी सब्जेक्ट को आएगा वो काम कभी ना कभी करेगा, और जो काम करेगा अगर काम हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर कोई काम शुरू हुआ तो उसके साथ 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो काम फिनिश होगा और या तो वो काम आने वाले समय में चलता रहेगा। अगर वह काम खत्म हो गया, पूर्ण हो गया, तो उसको हम परफेक्ट कहेंगे। और अगर पूर्ण नहीं हो रहा है, वह अभी भी चल रहा है, यानी शुरू तो पास्ट में हुआ पर अभी भी वर्क कर रहा है, चल रहा है, तो हमारा प्रेजेंट और हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहली बात कैसे हम पहचाने कि जो दिया गया वाक्य वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो कई सारी बार कहा जाता है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, अगर ऐसा आ जाए तो समझिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बच्चे इस प्रकार से तो वह सरिता है या पपीता है, वह गीता है, ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था।
अब आप बोलोगे सर है आया है तो प्रेजेंट तो होगा ही, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, पर इंडिफिनिट नहीं होगा। इंडिफिनिट कब होगा? ऐसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है। क्रिया मतलब जिसमें हम लोग ऐसे शब्द जो किसी कार्य को प्रस्तुत करते हो, कार्य का बोध करवाते हो, उनको बताते हो, अगर ये अंत में आते हैं, ता है, ते है, ती है, तो उसे पहले इंडिफिनिट बोलेंगे। नॉट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस बट इन द एंड ऑफ वर्ब। अगर ता है, ते है, ती है आता है तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहचान होगी। अगली बात हमको ये जानना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। बेटा यू नो वेरी वेल कि वर्ब के जो 4 फॉर्म आप पढ़ते हो, मैंने आपको बताता है लोग 6 फॉर्म भी मानते हैं, 5 फॉर्म भी मानते हैं। 4 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो एनजी फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है। तो यहां पर लगने को तो बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पर जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये जो साधारण वाक्य होता है, ऐसे वाक्यों में वर्ब के साथ परिवर्तन होता है। जब हम लोग ही, सी, नेम या इट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब में यस या ईएस जुड़ जाता है। और जबकि हम अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई है, वी है, दे है, यू है, इनके साथ बात करते हैं, तो वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे बोर्ड पे देखें आप लोग, नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर वाक्य साधारण है, गिवन सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब बच्चों जिसमें ना तो नई शब्द का प्रयोग हो, ना प्रश्नार्थ शब्द का प्रयोग हो। अगर ऐसा है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है बेटा जी? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, नेम है, इट है, नेम मींस कोई प्रोनाउन, कोई प्रॉपर नाउन है हमारा, नेम इट है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस जोड़ेंगे, उसका आगे लगा देंगे। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन है कि सर हम वर्ब में कब यस जोड़ेंगे और कब ईएस जोड़ेंगे। तो वैसे तो कई सारे रूल हैं, बस आपको ये याद रखना है कि जिस वर्ब का अंत ओ से होगा वहां ईएस जुड़ेगा, और जिस वर्ब का अंत ओ से ना होकर के यानी किसी भी लेटर से होता है तो उसमें हम यस जोड़ते हैं। लेट अस सी विद सम एग्जांपल। वह घर जाता है। इन दिस सेंटेंस वह एक सब्जेक्ट है। हमने पहले सब्जेक्ट को लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला कहता है भैया कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का आप चुनाव करिए। अब इस सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है वर्ब। जाना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। अब देखिए जाने में गो हुआ, गो मतलब अंत किससे हो रहा? ओ से हो रहा है, तो इसे हम जोड़ेंगे क्या? ईएस जोड़ेंगे, तो जाएगा गोज टू होम। वही एक अनदर एग्जांपल मैंने आपके लिए ले रखा है, वह खेलता है। इन दिस सेंटेंस ही इज आल्सो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट है। अब यहां पर ही लगाया और खेलने का प्ले होता है, तो जो प्ले वर्ब है इसका अंत कहीं वो से तो हो नहीं रहा है, इसका अंत वाई से हो रहा है। और मैंने वो क्या बताया कि अगर वो से होगा तो ईएस जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा? यस जुड़ेगा, तो ही प्लेज। ठीक उसी प्रकार से आपको रूल ये कहता है कि अगर कभी भी आपका सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है, तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो का तो उतार देना है, हमें इसमें यस या यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखें, मैं घर जाता हूं। इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, and if I is subject then what will we do बेटा? I go to home। हमें go जैसे वर्ब में ना ही यस जोड़ना है ना ही ईएस जोड़ना है, क्योंकि I के साथ फॉर्मूला तो ये कहता है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कहते हो उतार देना है। तो फिर बच्चों ये रहा आप सभी के लिए वर्ब साधारण वाक्य किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ याद है, फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको निगेटिव बनाना, निगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूला ये है कि बेटा सब्जेक्ट लगाइएगा और हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा, उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा और वर्ब का फॉर्म लगा दीजिएगा और ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तो हमें यह जानना कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो याद करें इसको, क्या हेल्पिंग होगा? अगर आपका सब्जेक्ट ही है और आपका सब्जेक्ट सी है, कोई नेम है बेटा जी, या बेटा जी इट है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज का यूज करते हैं। तब हम हेल्पिंग के तौर पे डज का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आपका सब्जेक्ट आई है, बी है, दे है या यू है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू का प्रयोग करते हैं। ये आगे हमेशा काम करेगा। और ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट बता भी गया है कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो डी से शुरू होते हैं, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, तो ऐसे हेल्पिंग के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला दूसरा क्या है? हमको लगाना है सब्जेक्ट, हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हमको लगाना है नॉट। अब यह वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला? फर्स्ट फॉर्म क्या लगा देना हमको? आज लगा देना। अगर लिख कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा?
ये हो जाएगा हमारा रोल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया कि वह या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब बेटा जी अगर इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो सब्जेक्ट कौन हो गया, हम का मतलब बी के साथ बेटा जी मैंने आपको बताया डू के बाद नॉट, खेलने क्या होगा बेटा जी प्ले, और प्ले के बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या नहीं खेलते बेटा जी हम लोग, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इफ यू वांट टू सी एनी अनदर एग्जांपल, देखिए हमने यहां पे कह दिया कि सीता बाजार नहीं जाती है, सीता